1 जुलाई 1976 सुबह के लगभग 8 बजे क्लिंगनबर्ग, बेवेरिया, वेस्ट जर्मनी। एक छोटे से सबअर्बन घर के फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में जब पुलिस और मेडिकल एग्जामिनर्स एंटर करते हैं तो उन्हें एक ऐसा सीन मिलता है जो मॉडर्न मेडिकल हिस्ट्री और क्रिमिनल लॉ दोनों को हिला कर रखने वाला था। बेड पर 23 साल की एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी जिसका नाम था एनालिस मिशेल। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थी, चेहरे पर डीप ब्रूसेस थे, दोनों घुटने लगभग टूट चुके थे और ऑटोप्सी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उसका टोटल बॉडी वेट सिर्फ 31 किलोग्राम रह गया था। एक ह्यूमन बॉडी का इतना सीवियर स्टारवेशन और फिजिकल डैमेज किसी मॉडर्न हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक वेल एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली के घर के अंदर हुआ था। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि पिछले 10 महीनों से इस कमरे के अंदर कोई सीक्रेट टॉर्चर नहीं चल रहा था बल्कि रोमन कैथोलिक चर्च के ऑफिशियली ऑथराइज्ड प्रीस्ट एक के बाद एक टोटल 67 एक्सॉर्सिज्म्स परफॉर्म कर रहे थे। दिस इज द ट्रैजिक केस ऑफ एनालिस मिशेल। इस पूरे केस को समझने के लिए हमें टाइमलाइन को 1968 में पीछे ले जाना पड़ेगा, जब एनालिस सिर्फ 16 साल की एक ब्राइट, इंटेलिजेंट कैथोलिक स्कूल स्टूडेंट थी। मेडिकल रिकॉर्ड सजेस्ट करते हैं कि उस साल उसे अचानक सीवियर कन्वल्शंस और बॉडी पैरालिसिस के पहले अटैक्स आना शुरू हुए। कुछ सेकंड्स के लिए उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती थी और वो सांस लेने तक के लिए स्ट्रगल करने लगती थी। इनिशियल न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर्स ने उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी से डायग्नोज किया। उसे एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किए गए ताकि उसके ब्रेन सिग्नल्स को स्टेबलाइज किया जा सके। लेकिन यहीं से मेडिकल डायग्नोसिस और फैमिली के साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बीच एक डेंजरस गैप बनना शुरू हो गया। एनालिस का हाउस होल्ड एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव और डीपली रिलीजियस था, जहां स्पिरिचुअल गिल्ट और डिवोशन को रेगुलर लाइफ का हिस्सा माना जाता था। जैसे जैसे 1970s की शुरुआत हुई, एनालिस की कंडीशन मेडिसिन लेने के बावजूद इम्प्रूव होने के बजाय और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई। हॉस्पिटल डॉक्यूमेंटेशन शो करते हैं कि उसने क्लेम्स करना शुरू कर दिया कि उसे अजीब से डिस्टॉर्टेड ईविल फेसेस दिखाई देते हैं, गंदी बदबू आती है जिसका कोई फिजिकल सोर्स नहीं होता, और जब भी वो किसी रिलीजियस आर्टिफैक्ट जैसे क्रॉस या होली वाटर के पास जाती है उसे इंटेंस फिजिकल इरिटेशन होती है। मेडिकल पर्सपेक्टिव से कंटेम्प्रेरी साइकेट्रिस्ट का मानना था कि ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के साथ साथ सीवियर डिप्रेसिव साइकोसिस और हेलुसिनेशंस के क्लियर सिग्नल्स थे। लेकिन एनालिस के दिमाग में उसके स्ट्रिक्टली कंडीशन्ड रिलीजियस बैकग्राउंड की वजह से इस सारी बायोलॉजिकल सफरिंग का एक ही एक्सप्लेनेशन बनता था कि उसे किसी एक्सटर्नल डिमोनिक पावर ने पोजेस कर लिया है। जब एक पेशेंट खुद अपने साइकोलॉजिकल सिस्टम्स को मेडिकल कंडीशन के बजाय डिमोनिक मैनिफेस्टेशन मानने लगता है तो ट्रीटमेंट का पूरा डायनामिक बदल जाता है, और यही इस केस का सबसे क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था। 1973 के आसपास जब रेगुलर साइकियाट्रिक ड्रग से कोई इमीडिएट ब्रेक थ्रू नहीं मिला तो मिशेल फैमिली ने मेडिकल डॉक्टर से धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया और कैथोलिक चर्च से हेल्प मांगना शुरू की। इनिशियली कई लोकल प्रीस्ट ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और मेडिकल हेल्प कंटिन्यू रखने की एडवाइस दी, लेकिन 1975 तक आते आते दो प्रोमिनेंट फिगर्स इस केस में एंटर करते हैं, फादर अर्नस्ट ऑल्ट जो फैमिली के क्लोज थे और फादर आर्नल्ड रेंस जो एक एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट थे। फादर ऑल्ट ने बिशप ऑफ वुर्सबर्ग जोसेफ स्टैंगल को ऑफिशियल लेटर्स लिखे जिसमें क्लेम किया गया कि एनालिस पर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो चुका है और उसके बिहेवियर में ऑथेंटिक डेमोनिक पोजेशन के क्लासिकल सिम्टम्स दिख रहे हैं। सितंबर 1975 में बिशप स्टैंगल ने सीक्रेटली 1614 के एंशिएंट रिचुअल रोमनम के अंडर फुल एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने का ऑफिशियल ऑर्डर इशू कर दिया। सितंबर 1975 से लेकर जून 1976 तक उस छोटे से बेडरूम के अंदर जो कुछ हुआ वो डिटेल्ड 42 ऑडियो कैसेट टेप्स पर रिकॉर्ड किया गया था, जो बाद में कोर्ट प्रोसीडिंग्स का सबसे चिलिंग फिजिकल एविडेंस बनने वाला था। इन टेप्स पर रिकॉर्डेड ऑडियो में एनालिस घंटों तक अननेचुरल डिस्टॉर्टेड लो वॉइसेस में चिल्लाती हुई सुनाई देती है। रिचुअल्स के दौरान वो मल्टीपल आइडेंटिटीज अज्यूम करती थी, जिसमें हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे जूडास, नीरो,
केन और अडोल्फ हिटलर के नाम शामिल थे। फिजिकल टोल इतना एक्सट्रीम था कि उसे कंट्रोल करने के लिए कई बार फुल ग्रोन मैन को उसे जोर से पकड़ना पड़ता था। वो दीवारों पर अपने सर को मारती थी, रिलीजियस स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर देती थी और कई दिनों तक लगातार कुछ खाने पीने से कम्प्लीटली मना कर देती थी, ये क्लेम करते हुए कि डेविल्स उसे खाना खाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। मुझे हमेशा लगता था कि ये केस सिर्फ एक ब्लाइंड सुपरस्टिशन और स्टैंडर्ड मेडिकल फेलियर का कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन जब हम उन ऑडियो टेप्स की ट्रांसक्रिप्ट और कोर्ट के साइकियाट्रिक एवैल्यूएशंस को एनालाइज करते हैं तब एक डीपली अनसेटलिंग पैटर्न क्लियर होता है। ये सिर्फ इलनेस नहीं थी बल्कि एक फेटल साइकोलॉजिकल फीडबैक लूप था। डॉक्टर से दिए गए मेडिकेशंस को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था क्योंकि सभी इन्वॉल्व पार्टीज ने ये अस्यूम कर लिया था कि ये बीमारी बायोलॉजिकल नहीं स्पिरिचुअल है। प्रीस्ट के कंटिन्यूअस रिचुअल्स ने एनालिस के दिमाग में इस बिलीफ को कॉन्क्रीट बना दिया कि वो वाकई में पोसेस्ड है और उसका सफ़र करना दूसरों के सिंस के रिडेम्पशन के लिए ज़रूरी है। इस पूरे सिस्टम ने उसकी क्रिटिकल मेडिकल नीड्स को पूरी तरह से वैलिडेट किए गए डिल्यूशन के नीचे दबा दिया था। 1976 के समर तक एनालिस की कंडीशन कंप्लीटली इरिवर्सिबल कोलैप्स तक पहुंच चुकी थी। उसकी बॉडी में एक्सट्रीम इमैसिएशन हो चुका था, मतलब वो हद से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। लगातार घुटनों के बल झुकने, बैठने और वायलेंटली नील डाउन करने की वजह से उसके नी जॉइंट्स पूरी तरह रप्चर हो चुके थे। लास्ट रिकॉर्डेड सेशंस में उसकी वॉइस इतनी वीक हो चुकी थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। फैमिली डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स रिवील करते हैं कि डेथ से कुछ दिन पहले तक भी किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर को नहीं बुलाया गया, क्योंकि बिलीफ ये था कि रिचुअल के कंप्लीट होते ही कोई चमत्कार होगा और वो मिराकुलसली ठीक हो जाएगी। 38 जून 1976 की रात को उसका आखिरी सेशन परफॉर्म हुआ और अगले ही दिन सुबह एनालिस मिशेल ने अपने बेड पर दम तोड़ दिया। ऑफिशियल ऑटोप्सी रिपोर्ट ने डेथ का कॉज सीवियर मैल न्यूट्रिशन, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन और हाई ग्रेड निमोनिया डिक्लेयर किया। पैथोलॉजिस्ट का क्लियर स्टेटमेंट था कि अगर उसके फाइनल वीक्स में उसे बेसिक इंट्रावीनस फ्लूइड्स और मेडिकल केयर दी जाती तो उसकी जान आसानी से बचाई जा सकती थी। इस ट्रैजिक डेथ के बाद वेस्ट जर्मन अथॉरिटीज ने इंस्टेंट लीगल एक्शन लिया, जिसने एक वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल मीडिया स्टॉर्म क्रिएट कर दिया और 1978 में अशाफनबर्ग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिस्टोरिक ट्रायल शुरू हुआ, जहां स्टेट प्रोसिक्यूटर्स ने एनालिस के पेरेंट्स जोसेफ और एना मिशेल के साथ साथ दोनों प्रीस्ट पर नेग्लिजेंट होमिसाइड यानी लापरवाही से मौत के चार्जेस फ्रेम किए। डिफेंस टीम का प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ये था कि रिचुअल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्टेड रिलीजियस फ्रीडम का हिस्सा थे और उनका इंटेंशन किसी को हार्म करना नहीं था बल्कि सोल को सेव करना था। उन्होंने ऑडियो टेप्स को कोर्ट में एज एविडेंस प्रेजेंट किया ताकि ये प्रूव किया जा सके कि एनालिस की स्टेट मेडिकल कंट्रोल से बाहर थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन और कोर्ट के अपॉइंटेड मेडिकल एक्सपर्ट्स ने प्राइमरी एविडेंस के बेसिस पर एस्टैब्लिश किया कि एनालिस सीवियर इंड्यूस साइकोसिस और अनट्रीटेड एपिलेप्सी का शिकार थी, जहां रिलीजियस रिचुअल्स ने उसके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को कंटिन्यूअसली रीइंफोर्स किया। कोर्ट ने एक डीपली क्रिटिकल रूलिंग दी। अप्रैल 1978 में जज ने चारों डिफेंडेंट्स को गिल्टी डिक्लेयर किया और उन्हें 6 महीने की सस्पेंडेड प्रिजन सेंटेंस और प्रोबेशन दी। कोर्ट का कंक्लूजन ये था कि चाहे उनके इंटेंशंस गलत ना हो, लेकिन एक सीवियरली इल हेल्पलेस इंडिविजुअल को प्रोफेशनल मेडिकल अटेंशन से डेलिबरेटली दूर रखना एक नेग्लिजेंस है। इस वर्डिक्ट ने मेडिकल साइंस और रिलीजियस अथॉरिटी के रिलेशनशिप पर पूरे यूरोप में एक परमानेंट लीगल बाउंड्री सेट कर दी। जर्मन कैथलिक चर्च ने बाद में अपने स्टैंड को रिवाइज किया और ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया कि एनालिस एक्चुअली पोसेस्ड नहीं थी, बल्कि वो मेंटली और फिजिकली इल थी। इस चीज़ का इम्पैक्ट बाद में वेटिकन के 1999 के अपडेटेड एक्सॉर्सिज्म गाइडलाइंस पर भी पड़ा, जिसमें स्ट्रिक्टली मैंडेट किया गया कि किसी भी रिचुअल से पहले सर्टिफाइड मेडिकल और साइकियाट्रिक क्लियरेंस मैंडेटरी है। जब हम इस पूरे केस के लीगल आर्काइव्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स और हिस्टोरिकल एविडेंस को ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करते हैं तो सच्चाई किसी मिस्टीरियस सुपरनैचुरल फोर्स की नहीं निकलती,
ये एक ऐसी 23 साल की ब्रिलियंट स्टूडेंट की रियल ट्रेजेडी थी जो एक्सट्रीम न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा और रिलीजियस कंडीशनिंग के इंटरसेक्शन पर फंस के रह गई। एनालिस मिशेल का केस आज भी लीगल, मेडिकल और साइकियाट्रिक रिसर्च में एक चिलिंग केस स्टडी के रूप में पढ़ा जाता है। एक रिमाइंडर कि जब ह्यूमन सफरिंग को साइंटिफिक रियलिटी से अलग करके देखा जाता है तो उसका फिजिकल आउटकम कितना कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। Thank you for listening to Co Bowen. This was the tragic case of Annalise Michel.